कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी। एक लंबी उबाऊ सरकारी नौकरी के बाद, और उसके साथ पूरा जीवन साहित्य सृजन और सरकार की भी सेवा और साथ साथ कवियों को जोड़ कर रखना, बांधना, एक पुराना 40-50 साल का ये अनुभव आज हमारे साथ डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी के रूप में हमारे साथ है। अवस्थी जी, आपकी जीवन यात्रा में आपने 10-15 कविता संग्रह, पुस्तकें, 8-10 पुरस्कार मिले, दूरदर्शन, रेडियो पर कार्यक्रम नियमित रूप से आप करते रहे और फिर आपने सरकारी सेवा से निवृत्त लोगों के लिए एक साहित्य कला संस्थान नाम की संस्था स्थापित की, जो आज खूब जोर शोर से चल रही है। सबके लिए आपको बहुत बधाई। और सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी है और एक कवि हृदय, ये दोनों काम एक दूसरे से कहीं मेल नहीं खाते। इन सब के बीच में जो आप सब करते रहे, और आपका चूँकि नियमित लेखन जारी है, इसके कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। आजकल आप क्या लिख रहे हैं, इससे शुरू करते हैं। आजकल हम विशेष रूप से दोहे लिख रहे हैं जी। आज का कार्यक्रम आप दोहे आजकल लिख रहे हैं, तो दोहे से ही शुरू किया जाए। धन्यवाद। 4 दोहे माँ के ऊपर प्रस्तुत हैं जी। मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, मेरी माथी पढ़ी पर गिनती में थी दीन, रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3, रोटी देती 5 पर गिनती थी वे 3। दूसरा दोहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गैया मैया एक सी दोनों दूध पिलाएं, और रोटी को तरसें यही जब बूढ़ी हो जाएं। और तीसरा दोहा है, जब हम माँ लिखते हैं तो उसमें चंद्र बिंदी लगती है, माँ जब लिखिए तब लगे एक चंद्र एक बिंदु, और लेटा बच्चा बिंदु है माँ की गोदी इंदु। और चौथा दोहा माँ पर है, थोड़ा सा व्यंग्य है, माएँ सब हैं चाहती बेटा श्रवण कुमार, माएँ सब हैं चाहती बेटा श्रवण कुमार, और पति यदि श्रवण कुमार हो तो करती तकरार। और 4 दोहे जो है पारिवारिक दोहे हैं जी। थोड़ा सा व्यंग्य भी है, कुछ तथ्य भी हैं। वे बोली कैसी लगूं, मैंने कहा हसीन, और तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3, तेरी जैसी मन करे ले आऊं 2-3। और दूसरा दोहा है, पत्नी दुर्गा बनेगी अगर बनोगे शेर, और नारायण बनकर रहो वे दाबेंगी पैर। और पत्नी का देखिए कंट्रीब्यूशन परिवार के लिए, पत्नी देती है अधिक पर लेती है अल्प, और पत्नी को खुश रखोगे ये ले लो संकल्प, पत्नी को खुश रखोगे ले लो ये संकल्प। और चौथा दोहा है, जो अपनी अच्छी वही गांठ बांध लो बात, जो अपनी अच्छी वही गांठ बांध लो बात, और चीज़ छुओगे गैर की जोर पड़ेगी लात, चीज़ छुओगे गैर की जोर पड़ेगी लात।
डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब और ये कहिए हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कई तरह के प्रोटेक्शन दिए जा रहे हैं। मान लिया गया है कि महिलाएं बहुत अशक्त होती थी, अब सशक्त हो रही हैं जी, लेकिन कविता की प्रेरणा जो है वो महिलाएं और पत्नी हमेशा से रही हैं और अभी भी वो बरकरार हैं। ये एक स्थायित्व का भाव, एक भाव कविता का चल रहा है। एक बात अवस्थी जी और जानने की इच्छा है कि आप सरकारी नौकरी और कविता, ये एक बड़ा विरोधाभासी प्रतीत होता है। आप इन दोनों चीज़ों को साथ में किस तरह इनके बीच में टेंजेंट आपने स्थापित किया और ये यात्रा चलती रही, ये बड़ी कमेंडेबल बात है। इस पर आप सर, इसमें हमारी समझ से जो सरकारी नौकरी होती है उसमें अहम, हर व्यक्ति में, सरकारी कर्मचारी अधिकारी में एक अहम लोभ का भाव को थोड़ा सा ज़्यादा होता है जी, हर व्यक्ति में कि हम इस पद पर हैं, हम ये कर सकते हैं, और कुछ वो अन्यथा अपेक्षाएं भी अपनी नौकरी में करता है, और एक कृत्रिम अनुशासन का भी वातावरण हमारे दफ्तरों में रहता है। अंदर से हम अनुशासित नहीं, लेकिन ऊपर दिखावे के लिए हमें करना पड़ता है। लेकिन जो साहित्यकार या कवि है वो तो जो है संवेदनशील भी होगा, और उसमें थोड़ा परोपकार की भावना, दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना होती है। और एक बात और आप ध्यान दें तो कभी कोई अपराधी आप नहीं पाएंगे। दूसरे कैटेगरी में, दूसरे क्षेत्रों में, वर्ग में आप पाएंगे, लेकिन कवियों का जो वर्ग ऐसा है इसमें आप अपराधी नहीं पाएंगे। उसमें वो तो संवेदनशील व्यक्ति जो है, एक कवि है, वो सबसे उपयुक्त सरकारी नौकरी के लिए। इसी भाव को लेकर शायद आपने सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान की स्थापना की जी, और सरकारी नौकरी करने वालों के बीच में उनका कवि जागृत रखने, शाश्वत रखने के लिए आपने प्रयास किया। इसको आज स्थापित हुए करीब 22-23 वर्ष हो गए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। इस संस्था के बारे में और इसकी यात्रा के बारे में कुछ बताइएगा। सर, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ऐसा हुआ कि कई स्थानों पर, कई नौकरियों में हम रहे, और अपने रुचि के कारण पर हम सचिवालय में भी रहे, फिर राज्य वित्त लेखा सेवा में चले गए, बाहर गए। उसके बाद जब हमें मौका मिला तो हमने अपनी तैनाती विधानसभा सचिवालय में करा ली, जहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा वातावरण रहता है, कोई अनुचित कार्य का दबाव नहीं रहता है, और कोई अन्यथा लाभ की गुंजाइश भी वहाँ नहीं रहती है। तो हमने जो है नौकरी के बाद में काफ़ी पढ़ाई भी की, बीए किया, एमए किया, एलएलबी किया, डबल एमए किया, पीएचडी नौकरी में रह के किया। जब इन सबसे निवृत्त हो गए, कुल 42 साल 17 दिन की हमारी सेवा रही। जब हम यहाँ परमानेंट हो गए विधानसभा में, तो हमारे अंदर एक जो साहित्य के प्रति एक जो रुझान था वो सामने आया। तो हमारे मन में विचार आया कि राज्य कर्मचारियों के लिए इतना ये बंधे रहते हैं और शाम को थक करके घर जाते हैं, कुछ क्रिएटिव कोई कार्य, सकारात्मक कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए एक संस्था बनाई जाए। तो हमने एक सचिवालय परिसर में ही, वहाँ उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय के कर्मचारियों को मिला करके एक संस्था की स्थापना की, जिसमें प्रतिमाह एक साहित्यिक गोष्ठी होती थी। उसमें हम बाहर के भी लोगों को बुलाते थे। उसके बाद क्या हुआ कि 1999 में इस संस्था को एक औपचारिक रूप दिया गया और संस्था का पंजीकरण कराया, और उसका नाम रखा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश। इस संस्था को बनाने का उद्देश्य था कि राज्य कर्मियों में साहित्यिक रुचि जागृत करना, और जो साहित्यकार जो हैं, राज्यकर्मी साहित्यकार हैं, उनको प्रोत्साहित करना, उनको आगे बढ़ाना। 1996 में संस्था शुरू हुई थी, 1999 में इसका पंजीकरण हुआ, और इसके पहले अध्यक्ष जो है श्री उमेश कुमार सिंह चौहान साहब थे, जो पहले पीसीएस एग्जीक्यूटिव सेवा में उत्तर प्रदेश में थे। फिर वो जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में केरल कैडर में आ गए। हम लोग एक साथ वहाँ प्रशासनिक संस्थान नैनीताल में एक साथ ट्रेनिंग में थे। तो उनसे जब यहाँ डिप्यूटेशन पर आए तो हमने कहा कि आप इसमें, हम इसको औपचारिक रूप दे रहे हैं, आप इसके अध्यक्ष बन जाइए। तो वो साहस तैयार हो गए, तो एक संस्था का गठन हुआ। और इसके बाद जो इसके फिर ये हमने परंपरा ये बना दी, हम महामंत्री संस्था के हुए, परंपरा बना दी इसका अध्यक्ष कोई IAS अधिकारी ही रहे, उससे मार्गदर्शन भी मिलता है और उससे संरक्षण भी मिलता है। फिर वो 3.5 साल तक वो अध्यक्ष रहे, और उन्होंने अपने समय में एक बहुत बड़ा काम ये किया कि अपरिहार्य पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया, जिसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया। और वो अपरिहार्य पत्रिका 2001 से चल रही है, त्रैमासिक पत्रिका अभी तक लगातार निकल रही है। उसके बाद वो बाहर चले गए, उसके बाद शीलो वर्मा जी उसके अध्यक्ष हुए। तो 2003-04 से एक पुरस्कार देने शुरू हो गए,
उसके बाद हम लव वर्मा साहब के आशीर्वाद से, उनके प्रयास से हम उसमें लग करके एक वहाँ विधान भवन में ही कमरे का जो है आवंटन कराया गया। वहाँ टेलीफोन की व्यवस्था कराई गई, लाइब्रेरी और वाचनालय की व्यवस्था की गई। पत्रिका तो पहले से निकल ही रही थी, पुरस्कारों की शुरुआत हो गई। उसके पश्चात हमने कई एक कार्य जैसे सेमिनार वगैरह कराना है ये शुरुआत की। और उसके बाद कुछ साहित्यकारों को जो सरकारी और गैर सरकारी होते थे, हमारी पत्रिका में सहयोग देते थे, उनको एक सम्मान देने की परंपरा शुरू हुई। और जिन राज्य कर्मचारी पुस्तकें साहित्य लिखते हैं उनको 1-1 लाख के 24 पुरस्कार अब दिए जाते हैं। और इसमें जो शायद पहले ये था कि जो राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं उनको पुरस्कृत किया जाता था, अब जो सेवानिवृत्त राज्यकर्मी हैं उनको भी दिया जाता है, उनको भी हम लोग पुरस्कृत करते हैं। प्रत्येक वर्ष एक अच्छे राज्यकर्मी पर एक वृत्तचित्र का भी निर्माण करते हैं, जिसको समारोह में उसको दिखाया जाता है और उसी में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। लगातार हर वर्ष कई एक जो है सेमिनार करते हैं, प्रतिमाह और साप्ताहिक साहित्यिक गोष्ठियाँ भी होती हैं और सब पूरे प्रदेश के राज्यकर्मी और अन्यथा भी रोज साहित्य का कार्य करते हैं। सब लोग संस्था से समर्पित रहते हैं। सबको पत्रिका में हम लोग जो भी सबकी जो है रचनाएं छपती हैं और उनको मानदेय भी, जो गद्य लिखते हैं उनको 1000 और जो पोइट्री में लिखते हैं उनको 500 रुपये का मानदेय भी दिया जाता है। कार्य कर रहे हैं और उसके अध्यक्ष हमारे श्री आलोक रंजन साहब इस समय हैं, जो उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव रहे हैं और इससे पहले भी 5 साल तक वो हमारे अध्यक्ष रहे थे। जब मुख्य सचिव हुए तब दूसरे को बनाया गया, तो वो भी उनके मार्गदर्शन में हम लोग अच्छी तरह से संस्था का कार्य चला रहे हैं। अवस्थी जी, ये सेवानिवृत्त के उपरांत आप देखिए कि लखनऊ शहर में हज़ारों लोग हैं और किसी के लिए समय काटना मुश्किल है, किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है। इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। सामान्य रूप से लोग खुश नहीं दिखते सेवानिवृत्ति के बाद। तो इसका कारण क्या है? और दूसरा, आप अपनी ज़िंदगी को जैसे नौकरी के दौरान थे वैसे एक सरित प्रवाह की तरह अभी भी आप जीवन गुजार रहे हैं। आप खुश हैं, आप रचनात्मक कार्यों में लगे हुए हैं। ये सब कैसे हो पाया और इसके लिए क्या आप संदेश देंगे लोगों को? इसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे माता और पिता को है, उसके बाद जो हमारी पत्नी है उनको श्रेय है और हमारे 3 बच्चों को है जी। माता पिता का इस प्रकार है कि हमारे पिताजी एक त्यागी पुरुष थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, समाज सेवी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ अलीपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता में एक साथ जेल में रहे थे। उसके बाद उन्होंने स्पेशल जेल मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में ही 53 दिन का अनशन भी किया था स्वतंत्रता संग्राम के लिए। हम लोगों को हमेशा देशभक्ति और समाज सेवा के लिए प्रेरित करते रहे जी। माँ अक्सर कहा करती थी कि जो बेचारे खुंचे वाले हैं, जो गरीब व्यापारी हैं, सबसे सरकार टैक्स इकट्ठा करती है और उसी से राज्य कर्मचारियों को वेतन मिलता है, पूरा खर्चा चलता है। और उसके बाद भी जो सरकारी कर्मचारी हैं और लोगों से जो काम कराने आते हैं उनसे भी सुविधा शुल्क लेते हैं और काम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। तो हमारे जीवन का ये संकल्प रहा, हमने वेतन पर ही पूरे जीवन का निर्वाह किया। जबकि हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हुए उनकी ज़मीन जायदाद वगैरह बिक गई थी, घर में बहुत ही आर्थिक कठिनाई थी। कक्षा 10 से हम ट्यूशन करना हमने शुरू किया और जिस दिन से 18 साल लगा उस दिन से हम सरकारी सेवा में आ गए। तो उनकी जो माँ बाप की प्रेरणा रही सिद्धांतों को पालन करने में, समाज सेवा में, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करने में, उनकी प्रेरणा से हमने किया। तो एक तो ये कारण रहा कि संतोष ही रहा, जितना मिलता रहा उतने में ही। हमारी पत्नी थी, उनमें सबसे बड़ा गुण ये रहा कि वो जितना कुछ हम सब कुछ उनको दे देते थे, एक एक पैसा। उसके बाद उनसे जो है जो भी वो 5 रुपये 10 रुपये दे देती थी उसी में काम चलाते रहे और काम हमारा ठीक से चलता रहा। तो बहुत ही संभाल के रखती थी और हमारे बच्चे 3 बच्चे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़े उसी वेतन से। ये सबसे बड़ी कला रही उनकी। और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल का बहुत अच्छी ज़्यादा फीस जाती थी, लेकिन उसके बाद 3 बच्चे दिल्ली चले गए।
तीनों बच्चे ट्यूशन करते थे वहाँ पर, और बच्चों ने बहुत त्याग किया। और सबसे बड़ी बेटी तो हमारी जो है वो बच्चों को, भाइयों को ऐसे रखती जैसे माँ उसकी हो, पूरी सब जिम्मेदारी। नहीं पैसे, कभी इन लोगों ने नहीं कहा कि हमारे पास पैसों की कमी है, अपना किसी तरीके चलाते रहे। लेकिन ये इस त्याग तपस्या का जो फल रहा वो रहा, हमारी बेटी जो है वो अच्छी नौकरी में, राज्य सेवा में है, सब रजिस्ट्रार है लखनऊ में। और हमारा लड़का जो बड़ा वाला है वो IITN है, कानपुर से उसने किया था। फिर उसने PhD किया अमेरिका से इंजीनियरिंग में, उसके बाद फिर MBA किया, अब वहीं अमेरिका में है। और छोटा लड़का मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। सब बच्चे सुखी हैं और कभी भी हमारी किसी बात को टालते नहीं हैं, और इतना सम्मान करते हैं। हम कभी कोई बात कह दें, कभी न टालते हैं न जवाब देते हैं जी। काफ़ी मतलब इन लोगों ने मार भी खाई हमारी है, लेकिन कभी भी किसी ने जवाब नहीं दिया। और हमेशा उद्यत रहते हैं क्या हम अपने माँ बाप के लिए कर दें। तो इन लोगों की ओर से ये रहा, माँ बाप की ओर से जो हमें मिला कि क्या हमें करना चाहिए, उन्होंने सिखाया। जीवन मूल्यों को जो हमारे हैं उनको उन्होंने ही स्थापना की, उसमें मार्गदर्शन किया। अब काम का तो ये है, कम से कम करीब 6-7 घंटे तो कम से कम हमारा काम का रोज का हो ही जाता है काम करने का जी जी। जो हमारा राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का ऑफिस है वहाँ जाना, कार्यक्रमों में, साहित्यिक कार्यक्रमों में जाना, अपने समाज सेवा में भी किसी ने कुछ काम बता दिया तो वो भले भूल जाए लेकिन हम नहीं भूलते हैं, उसमें लग जाते हैं, उसको डायरी में लिखा रहता है, रोज़ सेवा हो जाती है। तो इसी में चूँकि सकारात्मक कार्य में ही लगे रहते हैं, इस वजह से कभी कोई हमसे पूछे पूरे जीवन में आपके कब आप सुखी रहे और कब दुखी रहे, तो हमें बड़ा सोचना पड़ जाएगा कि हम कब सुखी रहे थे कब दुखी रहे थे, क्योंकि सामान्य चीज़ों का कोई विशेष प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। समभाव से जीना एक आदत हो गई है। अब वो सीताराम 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 कहिए और जाहे विध राखे राम ताहे विध रहिए। हमारा समय चूँकि अब समाप्त होने की ओर पे है, तो हम चाहेंगे आपकी अपनी कुछ और रचना आप। तो आज लता दीदी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, प्रणाम करते हैं जी। आज उनका देहावसन हुआ है। उन्होंने गाया है ए मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप जी का ही लिखा हुआ है। 6 फरवरी को ही कब प्रदीप जी का जन्मदिवस है, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका नाम अमर रहे। तो उनका प्रदीप पर हमने 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी, PhD की उपाधि मिली थी। कब प्रदीप का हिंदी साहित्य में अवदान, वो पुस्तक भी हमारी जो है प्रकाशित हुई थी। और कब प्रदीप पर किसी ने मतलब इस प्रकार कोई कार्य नहीं किया था। कुछ दोहा और हाँ, तो वो कुछ अलग एक अहम पर दोहा प्रस्तुत है। झुककर रहते फल सभी और तनकर रहते फूल, अहम पर बात है जी। झुककर रहते फल सभी, तनकर रहते फूल, और भूख मिटाते फल मगर फूल चाटते धूल। एक दोहा क्रोध पर है। अगर क्रोध में आप हों मत बोले तत्काल, अगर क्रोध में आप हों मत बोले तत्काल, और गरम कचौड़ी खाइए उसकी भाप निकाल। एक दोहा आलस पर है जी। आलस सुंदर प्रेमिका पी को ले लिटाए, प्रेमी उठने को कहे तो लगती गुर्राए। और एक दोहा ये हम सरकारी नौकरी में रहे जी, थोड़ा सा एक दोहा उस पर है। अफसर प्रेयस एक से कितने भी हो नेक, कृपा करेंगे तभी जब नखरे से हो अनेक। एक दोहा जो है वे मित्रता पर प्रस्तुत है साबुन और मित्रता बिल्कुल एक समान, और फिसलें ढीली पकड़ से इतना रखिए ध्यान। एक दोहा बड़े बड़े नेताओं पर है। वो कहते हैं कि हम उनको जेल भिजवाएंगे, वो कहते हैं उनको जेल भिजवाएंगे। और बड़े बड़े नेता सभी होते जैसे पेड़, बड़े बड़े नेता सभी होते जैसे पेड़, और जुड़ी रहे अंदर जड़े ऊपर से मुठभेड़। और दूसरी स्थिति देखिए, सबकी शक्लें एक हों तो गड़बड़ हो जाए, और कोई किसी के घर घुसे सब कुछ ले हथियाए। एक मोबाइल पर दोहा है। अब मोबाइल सुविधाजनक कभी कभी जंजाल, और बाथरूम में व्यस्त हो आ जाती है काल। और एक दोहा जो है संबंधों पर है। आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, आलू ने है कर दिया सब रिश्तों को ध्वंस, और हर सब्जी को ब्याह ले देखे गोत्र न वंश। हमारा ख्याल है अब जी बहुत पर्याप्त है। अवस्थी जी, आज आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और ये दोहे ऐसे ही आप लिखते रहें। इन सब शुभकामनाओं के साथ आपसे हम फिर विदा लेते हैं। आपकी भारत सरकार की संस्था और आप सबका हम बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का।
और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।